गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है ये चंपकम दोराइजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 है। और इस केस में मजेदार बात यह है कि इस केस में एक संघर्ष है किसके बीच, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच। राइट, डीपीएसपी में क्या है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फर्क दोनों में इतना है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा राइट, मतलब दोनों ही संविधान के पार्ट हैं और दोनों ही में कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्शन है। और वो कॉन्फ्लिक्शन तो यहीं से शुरू हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, अगर हम यहां पर ऐसे करें, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स कर देते हैं, एक तरफ डीपीएसपी कर देते हैं, तो फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। राइट क्या है, जस्टिसिएबल है, और दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। अगर कोई स्टेट डीपीएसपी का इन्फोर्समेंट नहीं करता है, कमेंसमेंट नहीं करता है, तो हम स्टेट के अगेंस्ट जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? जैसे कि और ये इसमें अगर कोई स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट हम जो है कहां पे चले जाएंगे, कोर्ट में जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दोनों में ये बड़ा मूलभूत अंतर है, बड़ा बेसिक अंतर है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। इज दैट क्लियर? मतलब जो अगर कोई स्टेट, कोई इंडिविजुअल्स, इधर स्टेट और इंडिविजुअल, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारे फंडा राइट्स के वायलेटिव कार्य करता है, अगेंस्ट कार्य करता है, तो उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी एफआईआर हो सकते हैं। जबकि अगर कोई स्टेट डीपीएसपी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, डीपीएसपी को का कमेंसमेंट नहीं करवाता है, तो हम उसके अगेंस्ट में जो है कहां नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सो एंड सो स्टेट ने हमारे डीपीएसपी में हमको ये राइट मिले हुए हैं, उसका वो जो है कमेंसमेंट नहीं कर रहा है या हमको ये राइट नहीं दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर कॉन्फ्लिक्शंस की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ये चंपकम दोराइजन, सबसे पहले तो ये जान लें कि चंपकम दोराइजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो ये केस है 1951 का है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चंपकम दोराइजन इनका नाम है और स्टेट ऑफ मद्रास से है, तो जाहिर सी बात है कि ये चंपकम दोराइजन भी जो है कहां के सिटीजन होंगे, बेसिकली मद्रास से होंगे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम चंपकम दोराइजन की। तो चंपकम दोराइजन वाज अ ब्राह्मण लेडी, ब्राह्मण लेडी। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई कि चंपकम दोराइजन एक ब्राह्मण लेडी थी और इन्होंने जो है एक मेडिकल एग्जामिनेशन पास किया, मेडिकल एग्जामिनेशन पास किया था। बट मेडिकल एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के बाद भी इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जनरल जो है एक ब्राह्मण होने के नाते एक जनरल कैटेगरी में आ रही थी, और जनरल कैटेगरी में आने की वजह से इनका जो है मेरिट जो जनरल के लिए डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने, उसके बिलो। राइट? और उसी के अगेंस्ट, चंपकम दोराइजन के अगेंस्ट एक जो है किसी जो बैकवर्ड क्लास से आ रहे थे, बैकवर्ड क्लास से या जो है शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से, उन लोगों को एडमिशन दे दिया जाता
राइट। ये चीज समझ में आ गई? नहीं समझ में आई होगी कि ये चंपकम दोराइजन वाज अ ब्राह्मण लेडी, दैट्स व्हाई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शी फेल या शी केम अंडर जनरल कास्ट, वो जनरल कास्ट के अंतर्गत आती थी। और दूसरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ओबीसी और एससी ऑब्लिक एसटी, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देते हुए इनको एजुकेशन में एम्पावर करना था, इनके सोशल इकोनॉमिक में जो है इनके साथ जस्टिस करनी थी, सोशो इकोनॉमिक जस्टिफाई करना था, राइट। तो 1927 में, कब? 1927 में, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी, तो 1927 में ब्रिटिश इंडिया में एक लॉ पास किया गया था जिसमें ये प्रोविजन डाला गया था कि जो स्पेसिफिक बैकवर्ड एरिया से जो आते हैं, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उनको हम प्रमोट करने के लिए अपने कानून में, अपने एक्ट में क्या देंगे? स्पेशल प्रोविजन देंगे। उस स्पेशल प्रोविजन के तहत उन्हें हम जो है क्या करेंगे? एम्पावरमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब उनको हम, अगर वो जितनी हमें योग्यता चाहिए, अगर उनकी योग्यता लेस भी है तो भी अगर हमें किसी को डॉक्टर बनाना है तो हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। जस्ट सपोज अगर उन्होंने डॉक्टर के लिए क्राइटेरिया रखा कि स्टूडेंट जो है बेयर मिनिमम 12th पास आउट होना चाहिए और वो उसके जो है 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्टूडेंट होना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया ये बनाया होगा कि डॉक्टर्स बनने के लिए हम केवल उसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनाएंगे जिसने बेयर मिनिमम 60% मार्क्स इंटरमीडिएट में गेन किए होंगे। तो ये 60% गेन किसके लिए है? उन्होंने कहा जनरल कैटेगरी के लिए है, राइट। अब दूसरी जो कैटेगरीज है जो बैकवर्ड में आती हैं, CST में आती हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम 42 से 45% भी अगर गेन कर लेते हो तो हम तुमको एक मेडिकल ऑफिसर बनने का, एक डॉक्टर बनने का चांस देते। इज दैट क्लियर? तो ये इशू था। अब ये इशू फिर, अब तो हमारा देश भी आजाद हो चुका था, 1951 का केस है और 1950 में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया भी लागू हो चुका है। तो यहां पर जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कमेंसमेंट हो जाता है, इनेक्टेड हो जाता है, लागू हो जाता है, तो चंपकम दोराइजन कहती हैं कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, हनन है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ये स्टेट मद्रास हाई कोर्ट में जो है उन्होंने एक अपील की अंडर 226। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट में जब भी हम जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव, अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा होता है तो हाई कोर्ट में हम अंडर आर्टिकल 226 जाते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखना। और ये आर्टिकल 226 जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अंडर आर्टिकल 32 हम जाते हैं किसमें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अंडर आर्टिकल 32 जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जो आर्टिकल 32 जो है ये क्या है? ये अपने आप में खुद भी एक फंडामेंटल राइट्स है। ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर आर्टिकल है, सुरक्षा गार्ड है, राइट। और जबकि ये फंडामेंटल राइट तो है ही, साथ में प्रोटेक्टर भी है, हमारा जो है मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच भी है, उपचार भी है। इज दैट क्लियर? तो ये चंपकम दोराइजन जो है 1951 में कहा जाती हैं? हाई कोर्ट जाती हैं और हाई कोर्ट में जाकर के ये कहते हैं कि ये जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। जब हम ज्यादा अच्छे मार्क्स, ज्यादा अच्छी परसेंटेज ला करके भी अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूं तो कोई और डॉक्टर क्यों बने? और फिर हमारे राइट टू इक्वालिटी, मतलब हम अगर यहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 14 to 18 हम बात करते हैं किसकी? राइट टू इक्वालिटी की। किसकी? राइट टू इक्वालिटी की।
अब जब बात राइट टू इक्वालिटी की आती है तो ये जो हमारा आर्टिकल 14 है ये बात करता है कि राइट टू इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी एक समान है। तो अगर लॉ है वास्तव में और अगर सब समान है तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? इज दैट क्लियर? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम अगर इक्वल हैं तो हम उसके मतलब हमारे साथ भेदभाव क्यों? मतलब ये कहता है कि आप जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कानून के सामने कानून के समक्ष सभी एक समान है। फिर हम दूसरी तरफ अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये कहता है कि जाति, धर्म, सेक्स और वही हो तो गया यार, जाति कास्ट अलग अलग चीजें हैं क्या? ऐसी बातें कर देते हो। हम जाति, धर्म, सेक्स, सेक्स अर्थात लिंग, मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस के आधार पर, मतलब किसी स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव हो क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हूं, इसलिए ये हमारे साथ भेदभाव है, तो ये चीज गलत है। फिर अगर हम आर्टिकल 16 की बात कर लें यहीं पर, तो आर्टिकल 16 कहता है कि हम सभी को जो है क्या मिले हैं, मतलब जो पब्लिक सर्विस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमारे सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है किसमें? पब्लिक सर्विस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, एक गवर्नमेंट रोजगार पे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट रोजगार के भी आप पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। तो जाति के आधार पर आप जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 का जो है क्या कर रहे हैं? वायलेशन कर रहे हैं, राइट? ये स्टेट वायलेशन कर रहा है। ये तो हो गया किसका पक्ष? ये पक्ष हो गया चंपकम दोराइजन का। अब दूसरी तरफ भाई स्टेट आता है, स्टेट ने भी तो अपनी जो है कोई न कोई जो है पॉलिसी बना के रखी है। स्टेट ने भी तो सोचा है कि हमें कुछ करना है, किसके लिए? समाज के लिए। समाज के साथ हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस करना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस करना है। तो अब स्टेट की बारी आती है, तो स्टेट से जब हाई कोर्ट ने कहा कि स्टेट बताए कि वो क्यों जो है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव काम कर रहा है, इज दैट क्लियर? तो स्टेट ने कहा कि देखिए इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ये हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो भी कर रही है, एक तो जो वीकर सेक्शन है समाज का, जो एक बहुत लंबे अरसे से जिसने एक बड़ी पीड़ा को झेला है, उसको हम एक तो एम्पावर करने का काम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दिस कि हम जो भी कर रहे हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो बोले कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कैसे है? आपका जो ये एक्ट है, आपने जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और उसके आधार पर जो है भेदभाव आपने किया है, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन किया है, इनइक्वालिटी की है, तो इस इनइक्वालिटी के आप वजह बता दीजिए। तो बोले हमने कहा इनइक्वालिटी की है। स्टेट ने कहा कि डीपीएसपी भी फंडामेंटल, डीपीएसपी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। आप जो है कुछ मत पढ़िए, आप डीपीएसपी में आर्टिकल 46 पढ़िए। डीपीएसपी में आप आर्टिकल 46 पढ़िए, और आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो समाज का दबा हुआ वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, उस वर्ग को जो है हमें क्या करना है? एम्पावर करना है। और स्टेट को ये पावर देता है कि स्टेट चाहे तो उसके लिए कुछ न्यू पॉलिसी ला सकता है, राइट? स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकता है। किसके अंदर? और किसको स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकता है? विशेष प्रिविलेजेस का मतलब विशेष सुविधाएं किसको दे सकता है?
जो वीकर सेक्शन है, जो उसके स्टेट का वीकर सेक्शन है, उसके साथ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस करने के लिए हम उसको क्या दे सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन में रख सकते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हैं, उसको कुछ विशेष सुविधाएं, विशेष छूट दे सकते हैं। यह हमारा राइट है। तो इस बात पर जो है जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास था वो कंफ्यूज हो गया कि सरकार यार सही कह तो सही रही है सरकार, राइट, लेकिन फिर बाद में हाई कोर्ट ने कहा चलिए आप स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसमें, आर्टिकल 46 में एज पर द डीपीएसपी। लेकिन सरकार आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन थोड़ी करेंगे, आप कोई ऐसा काम ना करें, आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या ना करें, उनमें बैलेंस बना करके रखें। डीपीएसपी को आप इतना एम्पावर नहीं कर सकते हो कि वो किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे। इज दैट क्लियर? डीपीएसपी में आप इतना जो है आप राइट नहीं है सरकार का कि वो किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव काम करने लगे, राइट। तो आपको सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को पहले देखना है, बाद में जो है डीपीएसपी को देखना। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के चंपकम दोराइजन यहां पर ये केस जीत जाते हैं, लेकिन ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चला जाता है सरकार की तरफ से, राइट। सरकार की तरफ से ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसका समय समय पर, चूंकि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको जो है इंटरप्रिटेशन के लिए बैठी है, उसकी व्याख्या करने के लिए बैठी है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। मींस ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट कर दो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, राइट, या बेसिक फीचर ही जो है क्या हो जाए, इन्फ्रिंज हो जाए, प्रभावित हो जाए। इज दैट क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस बात पर विशेष जोर दिया और ये कहा कि राज्य चाहे तो कानून बना सकती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, पॉलिटिकल वीकर सेक्शंस के लिए या सोशल वीकर सेक्शंस के लिए, जिनका जो है समाज में स्थान नहीं है, जिनका राजनीति में स्थान नहीं है, उनको हम एम्पावर करने के लिए सरकार को ये राइट है कि कोई कानून बना सकती है, राइट। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के का वायलेशन ना हो। तो अब आप देखिए, ये सरकार भी जो है बड़ी तेज होती है भाई साहब, उन्हें पता है कि लोगों को हम राइट्स देना चाहेंगे, लोगों को एम्पावर करना चाहेंगे और लोग एम्पावर नहीं होने देंगे। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको लोग कमजोर को कमजोर ही रखना चाहते हैं, राइट, नीचे वाले को ऊपर आने नहीं देना चाहते हैं। तो आर्टिकल 15 में हमने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 15 में क्या राइट्स मिले हुए हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है आप किसी के साथ लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर आप सभी को एक समान देखेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, संविधान के अनुसार सभी एक समान है कानून के सामने, राइट। तो इसी में आर्टिकल 15 में ही क्लॉज 4 जोड़ दिया पार्लियामेंट ने, अमेंडमेंट करते हुए इसमें क्लॉज 4 जोड़ दिया और क्लॉज 4 को जोड़ते हुए ये कहा फिर भी अगर स्टेट चाहे तो स्टेट अपने राज्य की भलाई के लिए जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं
प्रदान कर सकती है। लो बन गया ये भी फंडामेंटल राइट्स। अब चिल्ला लो कि भाई रिजर्वेशन इनको क्यों दे रहे हो। मतलब आर्टिकल 15 क्लास 4 में ही ये प्रोविजन डाल दिया सरकार ने कि अगर सरकार चाहे, अगर स्टेट चाहे, मतलब सरकार का मतलब यहाँ पर स्टेट से, कि अगर स्टेट चाहे तो अपने स्टेट के जो दबे कुचले लोग हैं, जो जिनको जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें चाहे तो स्टेट जो है क्या सकता है, दे सकता है, स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकता है। इज दैट क्लियर। तो इसी के साथ इस केस का जो है क्या होता है, अंत होता है। कुल मिलाकर के इसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच जो है क्या था, एक कॉन्फ्लिक्शन था, जो इसके इस आर्टिकल 15 क्लास 4 के अमेंडमेंट के साथ ही इस डिस्प्यूट का अंत होता है। और अगर आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।